किसी भी आंदोलन या संगठन के लिए सबसे बड़ा सवाल शायद यही होता है कि संस्थापक के बाद क्या। बिल्कुल। अक्सर देखा गया है कि संस्थापक की छाया इतनी बड़ी होती है कि उनके जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। सही बात है। तो आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसे ही स्रोत पर है जो इसी सवाल का एक तरह से जवाब देता है और एक बहुत मशहूर कहावत के पीछे की कहानी भी बताता है। केशव ने बीज लगाया, माधव ने वृक्ष बनाया। हाँ, ये वाली। तो ये कहानी संघ की है। हाँ। और इसके दो मुख्य किरदारों की। जी। पहले है संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, जिन्हें सब सम्मान से डॉक्टर जी कहते थे। हाँ। और दूसरे उनके उत्तराधिकारी माधव सदाशिव गोलवलकर। हाँ, जो श्री गुरुजी के नाम से जाने गए। हाँ, हाँ। हमारा स्रोत इन्हीं दोनों के बीच हुए नेतृत्व परिवर्तन के उस बहुत ही नाजुक पल पर रोशनी डालता है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। स्रोत बताता है कि जब डॉक्टर जी को ये एहसास होने लगा कि उनका स्वास्थ्य अब साथ नहीं देगा जी, तो उन्हें अपने जीवन भर के काम यानी संघ कार्य के भविष्य की चिंता सताने लगी। और ये सिर्फ एक संगठन की बात नहीं थी। स्रोत के मुताबिक वो इसे एक ईश्वरीय कार्य मानते थे। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उस समय संघ कार्य का मतलब क्या था। अच्छा। इसका मतलब था साप्ताहिक शाखाएं स्थापित करना, जहां युवाओं को आप कह सकती हैं शारीरिक और वैचारिक प्रशिक्षण दिया जाता था। तो डॉक्टर जी ने इसका बीज नागपुर में लगाया था, लेकिन चिंता ये थी कि इस बीज को पूरे भारत में कौन फैलाएगा। बिल्कुल। स्रोत एक संस्थापक की इस गहरे व्यक्तिगत चिंता और उनके बड़े उद्देश्य में विश्वास दोनों को एक साथ दिखाता है। ये दिलचस्प है कि स्रोत संस्थापक की चिंता का जिक्र करता है। क्या स्रोत ये बताता है कि उन्हें किस बात की चिंता थी, कि कोई काबिल व्यक्ति नहीं मिलेगा या फिर कि लोग उनके विजन को बदल देंगे? स्रोत का इशारा काबिलियत की तरफ ही है। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो न सिर्फ उनके विजन को समझे बल्कि उसे कई गुना बढ़ाने की क्षमता भी रखता हो। एकदम सही। और इसी दौरान उनका संपर्क माधव जी से हुआ। और मजेदार बात यह है कि स्रोत के अनुसार डॉक्टर जी खुद माधव जी को उनके ज्ञान की वजह से गुरुजी कहकर बुलाते थे। क्या बात है। यानी एक संस्थापक अपने होने वाले उत्तराधिकारी को ही गुरुजी मान रहा है। ये तो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जी। तो स्रोत में उस हैंडओवर के पल के बारे में क्या लिखा है? स्रोत उसे एक बहुत ही भावुक लेकिन दृढ़ क्षण बताता है। एक जगह डॉक्टर जी के हवाले से कहा गया है, मैंने तो बस एक छोटा सा पौधा लगाया है, इसे वटवृक्ष बनाना तुम्हारा काम है। हाँ, ये एक लाइन ही इस पूरे बदलाव का सार है। इसमें एक तरह की स्वीकार्यता है कि मेरा काम नींव रखने का था, लेकिन अब इमारत खड़ी करने के लिए एक और हुनर चाहिए। और इसके बाद जो हुआ, स्रोत उसे अनंत गति से हुआ विस्तार बताता है। हाँ, और ये बहुत बड़ा दावा है। बहुत बड़ा, क्योंकि अक्सर संस्थापक के जाने के बाद संस्थाएं धीमी पड़ जाती हैं। यहां स्रोत कह रहा है कि रफ्तार कई गुना बढ़ गई। ये तो सामान्य समझ के बिल्कुल उल्टा है। बिल्कुल। और स्रोत इसका श्रेय श्री गुरुजी की कार्यशैली को देता है, जहां डॉक्टर जी की ताकत एक विचार को जन्म देने और एक मजबूत नींव रखने में थी, वहीं श्री गुरुजी की खूबी उस नींव पर एक राष्ट्रव्यापी ढांचा खड़ा करने की थी। जी, उन्होंने लगातार पूरे भारत का दौरा किया, शाखाओं के नेटवर्क को व्यवस्थित किया और उसे एक अखिल भारतीय स्वरूप दिया। स्रोत के अनुसार यही वो वृक्ष था जिसकी शाखाएं देश के कोने कोने तक फैल गईं। और ये विस्तार इतनी योग्यता और क्षमता से हुआ कि स्रोत दावा करता है वैसी गति आज भी नहीं दी जा सकती। हाँ। तो इस सब का निचोड़ क्या है? ये सिर्फ एक संगठन के नेतृत्व परिवर्तन की कहानी नहीं है, बल्कि दो अलग अलग तरह की प्रतिभाओं के संगम की कहानी लगती है। मतलब एक आर्किटेक्ट था जिसने नक्शा बनाया और दूसरा चीफ इंजीनियर था जिसने उस पर एक विशाल इमारत खड़ी कर दी। एकदम सही। स्रोत उस पीढ़ी को धन्यवाद भी देता है जिसने इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाया। लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा सबक है वो बीज बोने और पेड़ उगाने के कौशल के अंतर को समझना है। दोनों बेहद जरूरी हैं, लेकिन दोनों एक नहीं हैं। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके छोड़ता है, जो किसी भी स्टार्टअप, सामाजिक आंदोलन या किसी भी रचनात्मक प्रोजेक्ट पर लागू होता है। क्या एक महान संस्थापक एक महान सीईओ भी हो सकता है? हाँ, और अगर नहीं तो एक संस्थापक को अपने उत्तराधिकारी में क्या देखना चाहिए ताकि उसका लगाया हुआ बीज सच में एक विशाल वृक्ष बन सके?